नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी अगली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है मुट्ठी में आकाश। एक माह पूर्व सोनल ने डिफेंस ऑफ कंट्रोलर अकाउंट के ऑफिस में ज्वाइन किया था। उस दिन ऑफिस पहुंचकर उसने चपरासी को बुलाकर कहा, सुलभ, AN4 सेक्शन से अकाउंट ऑफिसर को बुलाओ। सुलभ चला गया और वह अपने सामने रखी फाइल पढ़ने लगी। 5 मिनट पश्चात उसके कानों में आवाज़ आई, मे आई कम इन? यस कहते हुए सोनल ने ज्यों ही सिर उठाया, आगंतुक बुरी तरह चौंका। सोनल, तुम? वह भी उसे देखकर हैरान नहीं थी, किंतु उसने स्वयं पर काबू पाते हुए कहा, मिस्टर, क्या नाम है आपका? कुछ क्षण की खामोशी के पश्चात वह बोला, कमल गुप्ता। तो मिस्टर कमल गुप्ता, क्या आपको पता नहीं कि अपनी सीनियर अधिकारी को उसके नाम से नहीं वरन मैडम संबोधित करते हैं? ओह, आई एम सॉरी मैडम। कमल का चेहरा बुझ गया। सोनल बोली, हेडक्वार्टर से मेल आया है। फाइनेंशियल एडवाइजरी की रिपोर्ट अभी तक पहुंची क्यों नहीं, जबकि उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है? इसे भेजने का काम आपका ही है ना? जी मैडम। दरअसल पिछले माह मेरी बेटी का जन्म हुआ है। बस तभी से लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। दूसरी बेटी कहते हुए जिस बेचारगी और मायूसी के भाव उसके चेहरे पर आए, उससे सोनल का मन वितृष्णा से भर उठा। वह रूखे स्वर में बोली, देखिए, ऑफिस को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। 2 दिन में यह रिपोर्ट मेरी टेबल पर पहुंचनी चाहिए। अब आप जा सकते हैं। शाम को सोनल घर लौटी। रोहन अभी तक नहीं आए थे। उसने चाय बनाई, कुछ सैंडविच लिए और निचले फ्लोर पर पहुंच गई, मम्मी पापा के पास। दरवाज़ा रोहन ने खोला तो आश्चर्यचकित हो उठी, अरे आप यहाँ? मम्मी पापा के लिए फल लाया था। अभी तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था कि चाय बनाकर यहीं ले आओ, सब साथ पिएंगे। उसका हृदय पुलक उठा। कितना ख्याल रखते हैं रोहन मम्मी पापा का, उसकी अपनी भावनाओं का। वह सोचती बाद में है और वह पहले ही हर काम पूरा कर देते हैं। इस विचार से उसकी आंखें भर आई। रोहन उसके जीवन में ईश्वर की नेमत बनकर आए हैं। उसका रोम रोम इस बात का साक्षी है। उस शाम देर तक वे दोनों मम्मी पापा से बातें करते रहे, फिर खाना खाकर अपने फ्लैट पर आ गए। रोहन काफ़ी थक गए थे, इसलिए लेटते ही सो गए, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज ऑफिस में यकायक उसका अतीत उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। अतीत के वे पन्ने जिन्हें अपनी ज़िंदगी की किताब से वह फाड़कर फेंक चुकी थी, न जाने कहाँ से उसकी आंखों के आगे फड़फड़ाने लगे। उन दिनों वह MSc फाइनल कर रही थी। उमंग उत्साह से भरी वह अपने जीवन के आकाश में ऊंचाइयों के नए आयाम तय करना चाहती थी। तभी मम्मी की फिक्र से उसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई। वह हतप्रभ थी। मम्मी, ये अचानक आपको मेरे विवाह की बात कहाँ से सूझ गई? आप तो प्रारंभ से ही लड़कियों के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की हिमायती रही हैं। सोनल की माँ ने कहा, सोनल, चाहती तो मैं भी हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो, किंतु हमारी समस्या को समझो। तुम्हारे पापा के रिटायर होने में 4 वर्ष शेष हैं। उससे पहले हम तुम्हारे और नीतू दोनों के विवाह के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। रही तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने की बात, तो तुम विवाह उपरांत टीचिंग कर लेना। उसने मम्मी के सुझाव को मान लिया। अब पापा उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी।
एक दिन वे सब एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं कमल और उसके परिवार से मुलाकात हुई। उनका रह रह कर सोनल को प्रशंसात्मक दृष्टि से निहारना संकेत दे रहा था कि वह उन्हें पसंद है। 4 दिनों बाद उन्होंने घर आकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखने में भले ही कमल साधारण था, किंतु उसके परिवार का ऊंचा स्टेटस, उसकी सौम्यता, सबसे बढ़कर उसकी सरकारी नौकरी इस रिश्ते को स्वीकृत करने की बड़ी वजह थे। 3-4 मुलाकातों में सोनल इतना तो जान गई कि वह कमल दिल का साफ और स्पष्टवादी था और सोनल को ऐसे ही लोग पसंद थे। घर में खुशियों के रंग बिखर गए थे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। दिन भर वह अपनी मम्मी के साथ विवाह की तैयारियों में व्यस्त रहती और रात में फ़ोन पर कमल के साथ अपने भविष्य के सतरंगी स्वप्न बुनती। नीतू की भी अपने होने वाले जीजू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर में सभी प्रसन्न थे। उस समय कहाँ जानते थे कि अनहोनी दबे पांव उनकी ओर बढ़ रही है। एक सुबह चाय पीते हुए पापा के सीने में तेज दर्द उठा। सोनल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और पापा को लेकर वे लोग हॉस्पिटल आ गए। पापा आईसीयू में एडमिट थे। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था तो डॉक्टर ने उपचार में जुट गए थे। घबराहट और वेदना के कारण मम्मी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोनल उन्हें किसी तरह हौसला दे रही थी। यूं भी वह काफ़ी हिम्मती थी। जिंदगी में आई किसी भी विपत्ति में घबराई नहीं थी, किंतु इंसान को जब किसी अपने का कंधा नज़र आता है तो सहारा पाने के लिए खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते हैं। सोनल ने भी कमल को फ़ोन कर दिया। कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके आने से एक सुरक्षा एहसास हुआ था, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच 2 घंटे बाद पापा खतरे से बाहर आ गए थे। कमल ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। कैंटीन से कभी चाय तो कभी स्नैक्स लाकर मनुहार करके वह सबको खिलाता रहता। उसका यह अपनत्व सोनल के मन को छू रहा था। कमल के साथ एक अवश्य मजबूत डोर से वह बंधती जा रही थी। 2 दिन तक कमल सुबह शाम हॉस्पिटल आता रहा। फिर यकायक उसका आना बंद हो गया। बस फ़ोन करके वह हालचाल पूछ लेता। वह हैरान थी। वजह पूछती तो वह व्यस्तता की बात करता। 10 दिन बाद पापा घर आ गए। एक शाम फ़ोन करके पवन ने उसे समीप के कॉफ़ी शॉप में बुलाया। वह पहुंची और उसके सम्मुख बैठकर मुस्कुराते हुए उसने उल्हाना दिया। कितनी एब्सेंट लग गई है तुम्हारी, जानते हो? मम्मी पापा नीतू सभी याद कर रहे हैं। कल ही हाजिर होने का फरमान जारी किया है। वह एकटक उसका चेहरा देखता रहा। इतने में वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। कॉफ़ी पीते हुए उसने पापा का हालचाल पूछा और फिर बोला, सोनल, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सोनल को लगा मानो गर्म कॉफ़ी से उसके होंठ जल गए हों। उसने कप टेबल पर रख दिया। उसके होंठों से मुस्कुराहट विलुप्त हो गई और चेहरा विवर्ण हो उठा। ऐसा मजाक मत करो कमल, ये मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मगर क्यों? ऐसी क्या विवशता आ गई? तुम सुन नहीं सकोगी। मुझ में हर बात सुनने का सामर्थ्य है। तुम बोलो। सोनल, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम 2 बहनें हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कल को तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो बड़ी बेटी होने के नाते सारा दायित्व हम दोनों पर ही आ जाएगा और मैं 2 परिवारों का दायित्व उठाने को तैयार नहीं हूँ। अप्रत्याशित रूप से कहे गए ये शब्द पिघले शीशे की तरह सोनल का हृदय चीरते चले गए। स्तब्ध सी वह उसे ताकती रह गई। फिर एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, रिश्ता लेकर तुम ही लोग हमारे घर आए थे ना? क्या उस समय नहीं जानते थे कि मेरी बस एक छोटी बहन है, कोई भाई नहीं है? जानता था, किंतु तब
इस कमी को महसूस नहीं किया था। इसके दूरगामी परिणामों के विषय में सोचा नहीं था। यह बात कमल ने सोनल को कही। फिर तो पापा को हार्ट अटैक पड़ना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। एक गलत निर्णय लेने से बच गए तुम। विवाह के पश्चात अगर ये हार्ट अटैक पड़ता तो क्या करते तुम? मुझे छोड़ देते? कमल उसकी नज़रों की ताप सह न सका और दूसरी ओर देखने लगा। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए वह उठ खड़ी हुई। थैंक यू कमल, अच्छा हुआ जो विवाह पूर्व तुम्हारे चेहरे से ये सौम्यता का नकाब उठ गया। मैं भी तुम्हारे जैसे नपुंसक इंसान के साथ जुड़ने से बच गई। तुम लड़कियों को अभिशाप समझते हो ना, तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि तुम्हारे घर में कोई बेटी जन्म ना ले। हृदय में नफरत, क्रोध, अपमान और पीड़ा का तूफान समेटे वह घर लौट आई, किंतु घर में उसने किसी को इस तूफान का एहसास नहीं होने दिया। पापा अभी कमज़ोर हैं, इस आघात को सह नहीं पाएंगे। यही भाव मन में रखे वह कमल को लेकर न जाने कितने बहाने बनाती रही, किंतु कब तक? पापा मम्मी की अनुभवी आंखों को हवाओं के बदले रुख का अंदाजा हो ही गया। सब कुछ जानकर मम्मी बोली, रिश्ता टूटने से बहुत बदनामी होगी सोनल। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम कमल को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। किसी भी स्थिति में हम उस पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। तब सोनल तड़प उठी। लोगों के भय से आप मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर देंगी जो मेरे परिवार को बोझ समझ रहा हो। क्या उसके साथ मैं प्रसन्न रह पाऊंगी? आप दोनों ने इतने कष्ट सहकर हमारी परवरिश की, और आज जब कर्तव्य निभाने की बारी हमारी आई तो हम पीछे हट जाएंगे क्योंकि हम बेटियां हैं? नहीं माँ, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से तो अच्छा है मैं कुंवारी रहूं। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपका बेटा नहीं, दोनों बेटियां हैं? नहीं, कभी नहीं, उसकी माँ ने कहा। मैंने तो दोनों डिलीवरी के समय ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि बेटी हो या बेटा, जो भी हो बस स्वस्थ हो। फिर मैं क्यों इसे अपने परिवार की कमी समझूं? सोनल ठीक कह रही है इंदु। ऐसी घटिया सोच वाले इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह हरगिज़ नहीं करूंगी। पापा बोले। उस पूरी रात वह विचारों के भंवर में डूबती उतरती रही और अंततः उसने फैसला कर लिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर मम्मी ने पापा से कहा, सोनल के लिए कोई और लड़का देखिए। नहीं मम्मी, बस अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी, जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करूंगी, ताकि फिर कभी कोई कह ना पाए कि इस परिवार में बेटा नहीं है। बिल्कुल ठीक दीदी, नीतू चहक कर बोली। मैं भी अब मेडिकल की तैयारी करूंगी। अरे तुम दोनों मनमानी मत करो, ये तो सोचो तुम्हारे पापा रिटायर हो रहे हैं। बस इंदु, तब पापा ने टोका। मुझ में अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य है। बच्चों को अपने जीवन का फैसला स्वयं करने दो, उन्हें अपने पंखों को आजमाने दो। अगर हौसला हो, दिशा सही हो, तो इंसान की मुट्ठी में आकाश भी समा जाता है। बस उसी दिन से सुनंदा सिविल सर्विसेज की तैयारियों में जुट गई। प्रखर बुद्धि की स्वामिनी तो वो पहले से ही थी। अब जब कामयाबी पाने का जुनून उसके सिर चढ़कर बोला तो सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला गया। प्रथम प्रयास में ही इतनी बड़ी कामयाबी से घर में सभी आह्लादित थे। समय से सोनल ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गई। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस और विभिन्न प्रांतों से आए ट्रेनीज, कुल मिलाकर वहाँ का माहौल खुशनुमा था। एक दिन वह फूड कोर्ट में लंच कर रही थी, तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। सोनल मुड़ी तो अपने कॉलेज के साथी रोहन को देख एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। वह बोला, तुमने कभी बताया नहीं था कि तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हो। तब सोनल ने कहा,
कभी कभी ज़िंदगी के बड़े फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। वह मुस्कुराई। याद है कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन को लेकर हम दोनों के बीच में कितनी खींचतान रहती थी। मेरा एक भी नंबर ज़्यादा आ जाए तो तुम्हारी ये नाक कैसे फूल जाती थी। उसने सोनल की नाक पकड़कर जोर से हिलाई तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। रोहन उसे अपलक निहारने लगा। यार, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसके गाल आरक्त हो उठे, नज़रें शर्म से झुक गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। जब दो लोगों के बीच सामंजस्यता हो, स्वभाव और सपने एक हों, तो अपनत्व की कोंपल स्वतः फूटने लगती है। उन्हीं दिनों रोहन 4 दिनों के लिए अपनी बहन के विवाह में गया। उस समय कितनी व्याकुल थी वह। रोहन से मिलने की तड़प ने उसे एहसास करवाया कि अपनत्व की ये कोपल प्रेम के नन्हे पौधों में बदल चुकी थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अगली सुबह सभी ट्रेनीज को अपने शहर लौट जाना था। उस शाम वह और रोहन पार्क की बेंच पर बैठे थे। यकायक रोहन ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, सोनल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? रोहन की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी छुअन और परने निवेदन से सोनल के शरीर में सिहरन दौड़ उठी। इससे पहले कि उस मीठी सिहरन से वह मदहोश होती, अतीत की कटु स्मृतियों से उसकी चेतना को जगा दिया। वह बोली, रोहन, तुम जानते हो हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ तो? उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। तब सोनल ने अपने अतीत को बयां करते हुए आवेश में कहा, स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य है, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? सभी अपेक्षाएं स्त्री से ही क्यों की जाती हैं? रोहन ने स्नेह से उसके हाथ को थपथपाकर कहा, भूल जाओ उन व्यर्थ की पुरातन पंथी बातों को। मैं बस एक बात जानता हूँ कि स्त्री तभी अपने ससुराल के प्रति समर्पित होगी जब उसका और उसके रिश्तों का सम्मान किया जाएगा। सोनल, विवाह के बाद कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं रह जाता, सब कुछ हमारा होता है। उसने भावविह्वल हो रोहन के कंधे पर सिर रख दिया। फिर तो दिन पंख पखेरु से उड़ने लगे। कब दोनों की एक ही शहर में पोस्टिंग हुई, कब विवाह हुआ, पता ही नहीं चला। नीतू मेडिकल करने आगरा चली गई थी, इसलिए रोहन जबरन मम्मी पापा को यहीं ले आए और अपनी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा दिया। सोचते सोचते सोनल नींद की आगोश में समा गई। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची। पार्किंग में कार खड़ी करके वह निकली ही थी कि सामने से कोमल आ गया। झिझकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कर दो सोनल, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। आज जब मेरी 2 बेटियां हुई तब मुझे समझ आया। क्षमा किस बात की? मैं तो तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ही मैं आज अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पर पहुँची हूँ और रोहन जैसे सुलझे हुए और काबिल व्यक्ति की जीवन संगनी हूँ। कहकर सोनल अपने कैबिन की ओर चल दी और कमल ठगा सा उसे देखता जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।